आज के मुख्य समाचार। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण। सरकार की जॉब ट्रेनिंग योजना का किया विरोध। 15 लाख का टमाटर लेकर गायब हुआ व्यापारी। युवक से 1.10 लाख की ठगी। बिजली बोर्ड का आज शिमला में धरना प्रदर्शन। ढली आवास आवंटन में बड़ा फर्जीवाड़ा। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल को मिली राहत। ग्राम पंचायत रामपुर भरमपुर में भ्रष्टाचार का आरोप। अब समाचार विस्तार से। शिमला विधानसभा क्षेत्र के जाखू वार्ड में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण अभियान आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय निवासियों के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और लोगों को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना था। इस पहल के तहत दर्जनों पौधे लगाए गए, जिनमें छायादार और फलदार वृक्ष शामिल थे। भाजपा नेता संजय सूद ने इस अवसर पर कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ऐसे कार्यक्रमों को निरंतर आयोजित किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित हो सके। सूद ने यह भी कहा कि एक पेड़ मां के नाम जैसा भावात्मक जुड़ाव लोगों को प्रकृति से जोड़ता है और उन्हें वृक्षारोपण के प्रति प्रेरित करता है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में भाग ले और कम से कम एक पौधा अपनी मां के नाम जरूर लगाए। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों ने पौधों की देखभाल का संकल्प लिया और पर्यावरण की रक्षा हेतु निरंतर प्रयास करने का वादा किया। आज शिमला संजौली मंडल के इस वार्ड नंबर 16 जाखू वार्ड में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारे जो यहाँ के वार्ड कोऑर्डिनेटर है श्री गोपाल सूद जी और यहाँ के स्थानीय निवासियों के सहयोग से आज यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और तकरीबन 40 से 50 पौधे जो है यहाँ पर रोपित किए गए। और इसमें सबसे अच्छी बात है स्कूल के बच्चे और छोटे छोटे बच्चे और महिला विंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आया और सबने ये विश्वास दिलाया कि जो पौधे हमने रोपे हैं इसका संरक्षण भी करेंगे और इसी तरीके से और आगे आने वाले समय में अलग अलग कार्यक्रम जो है वो इस वार्ड में करते रहेंगे जो समाज हित में होंगे। हिमाचल प्रदेश में युवाओं के भविष्य को लेकर जारी असंतोष एक बार तेज हो गया है, जब एसएफआई की राज्य कमेटी ने कांग्रेस सरकार की जॉब ट्रेनिंग योजना के विरोध में शिमला स्थित डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर सैकड़ों छात्रों और युवाओं ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए एसएफआई के राज्य अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन उसने अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर साल 2 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन आज तक वह इस वादे को निभाने में पूरी तरह विफल रही है। उल्टा जो सीमित सरकारी नौकरियां बची थी उन्हें भी जॉब ट्रेनिंग योजना के तहत समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह योजना युवाओं के साथ धोखा है। एसएफआई ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है और स्थायी भर्तियों की प्रक्रिया को शुरू नहीं करती है तो प्रदेश भर में आंदोलन को तेज किया जाएगा। हमारे प्रदेश के अंदर है इस तरह के मंत्री हैं जो झूठा डाटा जो है विधानसभा के अंदर रखते हैं, लेकिन नहीं चलेगा। साथियों, हमने इस पॉलिसी का आपोज उसी समय कर दिया था जब जो है हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश की जो सचिवालय मंडल है उसमें जब सरकार ने ये पारित किया था, हमने उसी समय इसका विरोध कर दिया था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर युवाओं को जो स्थायी रोजगार देना होगा। ये जो टेम्परेरी जो रोजगार आप जो है हिमाचल प्रदेश के युवाओं को देने का काम कर रहे हैं ये नहीं चलेगा। ये जो आप कहते हैं कि आशीष शर्मा के जो माइनिंग के वो खदाने हैं वहाँ पे जो रोजगार देंगे, हम जो है पेट्रोल पंप पे जो है रोजगार देंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश का युवा जो लंबे समय से अपनी पढ़ाई को कर रहा है और इसने तो आपको इसलिए चुन के नहीं भेजा था कि आपको जो है 3 साल के लिए 2 साल के लिए हम जो विधानसभा के अंदर ट्रेनिंग के तौर पे भेजेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि आप जो है उसमें कामयाब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं
उसके बाद हम तय करेंगे कि 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन ये जो है वही कहने वाला, लेकिन हिमाचल प्रदेश का युवा बार बार इस बात को पूछ रहा है कि ये जो हिमाचल प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री है, उनका एक भाषण बहुत वायरल आजकल हो रहा है कि आपको विश्वास नहीं है क्या मेरे ऊपर, मैं 58 साल की पक्की नौकरी जो आपको दूंगा और उस पक्की नौकरी में भी 1 लाख नौकरी जो है 1 साल में दूंगा और 5 साल में जो 5 लाख नौकरियां जो पक्की दूंगा। लेकिन आज क्या डाटा है हमारे पास दोस्तों, बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो चरम सीमा पर है। देश के अंदर त्रिपुरा, हरियाणा के बाद अगर कोई स्टेट अगर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में से अगर अनएम्प्लॉयड यूथ अगर कहीं है तो हिमाचल प्रदेश में है। पढ़ा लिखा जो बेरोजगार है उसकी संख्या जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। बढ़ती बेरोजगारी पर रोक लगाओ, इसीलिए साथियों हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कोई भी सरकार आए, चाहे वो भाजपा की सरकार जयराम के नेतृत्व में थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में है, हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए हमेशा से जो है उनको जो ठगने का काम जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है पार्टियों, ये जो किसी भी पार्टी की सरकार आती है वो करती है। मंडी जिले के नाचन क्षेत्र के टांडा, जलाहा और सलवाहन गांव के किसानों के साथ 15 लाख रुपए की ठगी का मामला इन दिनों संज्ञान में आया है। दिल्ली का एक टमाटर व्यापारी स्थानीय किसानों से टमाटर खरीदने के बाद बिना भुगतान किए फरार हो गया। पीड़ित किसानों ने कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रह्मादास चौहान के नेतृत्व में धनोटू थाना में इसकी लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है। किसानों के अनुसार यह व्यापारी पिछले कई वर्षों से उनके क्षेत्र से टमाटर खरीदता रहा है और अब तक समय पर भुगतान भी करता आया है। इसी भरोसे के चलते इस बार भी किसान अपने टमाटर की अंतिम खेप उसे सौंप बैठे। व्यापारी ने आश्वासन दिया कि मंडी में टमाटर बेचते ही भुगतान कर दिया जाएगा और किसान अभी तक अपने पैसों का इंतजार कर रहे हैं। किसान बार बार व्यापारी से संपर्क कर रहे थे तो वह हर बार जल्द पैसे भेजने की बात कर टालता रहा। बीते 3 दिनों से उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। टांडा, जलाहा और सलवाहा के किसानों मन्नू, जितेंद्र, संजीव, राजकुमार, अभी, प्रभु, शिवराम और अनंतराम आदि ने बताया कि वे पहले भी टमाटर के गिरते दामों से परेशान थे। ऐसे में अब उनकी फसल की अंतिम खेप का पैसा भी नहीं मिला है, जिससे आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। इनमें से कई किसान महज 1-2 बीघे जमीन पर खेती करते हैं और पूरी आजीविका टमाटर पर ही निर्भर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने व्यापारी को जल्द तलब करने की बात कही है। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने कहा कि मामले को लेकर शिकायत दर्ज हुई है। व्यापारी का फोन बंद आ रहा है, लेकिन हम मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसकी तलाश करेंगे और जल्द थाने में तलब किया जाएगा। अब किसान प्रशासन पुलिस से मांग कर रहे हैं कि इस मामले की तुरंत कार्यवाही की जाए और उनका बकाया पैसा वापस भी दिया जाए। यह मामला क्षेत्र में किसानों की आर्थिक सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करता है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला के बाहर आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बिजली बोर्ड के निजीकरण, स्मार्ट मीटर योजना, यूनियन नेताओं को चार्जशीट व ट्रांसफर करने के विरोध में किया गया। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब सीपीआईएम का खुला समर्थन मिल रहा है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे सीपीआईएम प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने सरकार और विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनर्स को ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी बार बार सरकार से अपनी मांगों को लेकर मिल रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन देकर टाला जा रहा है। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि बिजली बोर्ड के साथ की जा रही अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले 7 अगस्त को कर्मचारी और पेंशनर मिलकर एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को चेतावनी देंगे कि अगर मांगे नहीं मानेंगे तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।
हिमाचल सरकार मुर्दाबाद। मुख्य मुद्दा ये है कि जिस तरीके से पिछले काफ़ी वर्षों से और विशेष तौर पर 1990 के बाद जो नव उदारवादी नीतियाँ हमारे देश में आई और उसमें सार्वजनिक क्षेत्र पर जो हमला किया गया, उसमें बिजली बोर्ड जो है हिमाचल प्रदेश का, उस पर भी हमला होता रहा है पिछले कुछ वर्षों में। इसके विघटन की साजिशें होती रही हैं, इसको तोड़ने की साजिशें होती रही हैं। 3 विभागों में इसको बांट दिया गया है ऑलरेडी ही, और इसके निजीकरण की पूरी प्रक्रिया चल रही है। और जिस तरीके से जो बिजली विधेयक 2022 भी आया देश के अंदर, उसके आने के बाद और ज़्यादा खतरा जो है बिजली बोर्ड पर मंडरा रहा है। बिजली बोर्ड की इन मांगों को, इन समस्याओं को लेकर ये जो यहाँ पर पूरा चल रहा है तौर तरीका, इसी को लेकर जो बिजली बोर्ड की जो पंजीकृत यूनियन है, एक बहुत बड़ी यूनियन है प्रदेश के अंदर, जो 16,000 लोगों का नेतृत्व करती है, जिसमें लगभग 13,000 तो रेगुलर कर्मचारी हैं, 3,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। ये बिजली बोर्ड की यूनियन लगातार इन बातों को उठा रही थी कि बिजली बोर्ड की सुरक्षा की जाए, बिजली बोर्ड में भ्रष्टाचार बंद किया जाए, जो रिक्तियाँ पद रिक्त हैं जो उसमें भर्ती की जाए, और इसके साथ साथ जो आउटसोर्स प्रणाली है उसको ख़त्म करके नियमित भर्तियाँ की जाए। जो NPS का सवाल है उसके बजाय जो OPS उसको लागू किया जाए। आपको मालूम है पूरे प्रदेश के अंदर दूसरी जगह OPS लागू हो गया है, लेकिन OPS को लेकर जो आंदोलन हुआ था उसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वालों में से बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी थे, लेकिन यहाँ OPS को लागू नहीं किया गया। ये विषय थे, और इसके साथ साथ जो और अन्य मसले थे बिजली बोर्ड कर्मियों के, उनको लेकर यूनियन पिछले काफ़ी लंबे समय से संघर्षरत है। बिजली बोर्ड काफ़ी संकट में है, बिजली बोर्ड को सरकार की ओर से जो मदद मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। इन विषयों को जब यूनियन उठा रही थी बिजली बोर्ड की, तब क्या किया गया कि बिजली बोर्ड कर्मियों की मदद करने के बजाय प्रदेश सरकार और जो बिजली बोर्ड का प्रबंधन है उनकी बातों को सुनने के बजाय बिजली बोर्ड प्रबंधन ने उन पर कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दी। आज से कुछ महीने पहले बिजली बोर्ड के प्रमुख नेता जो है उनको निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, और पिछले ही दिनों जो मुख्य पदाधिकारी हैं बिजली बोर्ड यूनियन के, जो यहाँ कुमार हाउस में ही काम करते हैं, बोर्ड के प्रबंधन के कुछ अधिकारियों के द्वारा जो यहाँ रुपया पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, जो यहाँ कर्मचारी हैं उनकी आवाज़ को दबाने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसके खिलाफ बिजली बोर्ड की यूनियन मुखर है। और आपको मालूम है कि आज से 2 दिन बाद 7 तारीख को एक महापड़ाव भी वो करने वाले हैं, जैसी हमारी जानकारी है, शिमला के अंदर, जिसमें हज़ारों जो कर्मी हैं, पेंशनर्स हैं, उनके परिवार जो यहाँ लामबंद होने वाले हैं। तो हमने ये CPIM की ओर से ये निश्चय किया कि उनके समर्थन में एकजुटता में इस तरीके का प्रदर्शन करना आवश्यक है। पहली बात प्रश्न है, क्योंकि अगर बिजली बोर्ड का निजीकरण होगा तो निश्चित तौर से बिजली महंगी होगी। स्मार्ट मीटर योजना उसका एक कदम है, और बिजली महंगी होने से आने वाले समय में क्या होगा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जिस तरीके से एक समय में सिर्फ राजा महाराजा या अमीर लोगों को ही बिजली का प्रबंध होता था, गरीब लोग जो बिजली से वंचित थे, उसी प्रक्रिया की ओर जो है बिजली बोर्ड बढ़ रहा है। एक तो जो ये मुहिम है कि जिसके ज़रिए बिजली को निजीकरण करके बड़े बड़े लालों के हवाले करने की जो साजिश है, उसके खिलाफ लड़ाई चल रही है। दूसरी ओर जो बड़ा मुद्दा आज ये है, और पूरे हिमाचल प्रदेश के तमाम जनता से हम अपील करते हैं, बिजली बोर्ड को जब बनाया जा रहा था हिमाचल के अंदर, ये बिजली बोर्ड के अंदर जो बनने की प्रक्रिया हुई, आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप आंख ऊपर को उठाएंगे, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां, जहां पहाड़ियों को देखते हुए भी आपका सिर चकराता है, वहां उन पहाड़ों पर जाकर किसने पोल खड़े किए, किसने वो तारें बिछाई, किसने बिजली पहुंचाई, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किसने किया हिमाचल का? इन बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने किया। और ये जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा थी पूरे देश के अंदर, जहाँ सस्ते किस्म की बिजली जो है जनता को मिले, ये सस्ती बिजली भी मुहैया करवाने में बिजली बोर्ड का और जो तमाम जो दायरा है उसका एक अहम योगदान रहा। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जिस तरीके से कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा रहा है, उनको चार्जशीट किया जा रहा है, उनको एक तरीके से तानाशाही पूर्वक तरीके से धमकाने की कोशिश हो रही है। और बड़ी बात, जहां आप आज ये बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ, इस जगह जो है यहाँ के प्रबंधन ने, बिजली बोर्ड के प्रबंधन ने, जो यहाँ की यूनियन है, जो कि एक पंजीकृत यूनियन है, बहुत बड़ी यूनियन है प्रदेश के अंदर, उसको रैली, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल करने से रोक दिया है, गेट मीटिंग करने से रोक दिया है। जो देश का 1926 का कानून है, ट्रेड यूनियन एक्ट, और
भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 19 जो है वो इस बात की इजाज़त देता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार को लेकर यूनियन बना सकता है, अपनी बात को उठा सकता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो धरना प्रदर्शन कर सकता है। और इवन की ट्रेड यूनियन एक्ट और जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 का, उसके अंदर तो गेट मीटिंग तक का प्रावधान जो है उसमें दिया गया है। तो गेट तो ये है बिजली बोर्ड कार्यालय का, तो कर्मचारी यहाँ प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कहाँ, अनाडेल के ग्राउंड में करेंगे या चौड़ा मैदान में करेंगे ऊपर जाकर। सिरमौर जिले की ग्राम पंचायत रामपुर भरमपुर में एक चौंकाने वाला भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसे लेकर भाजपा प्रवक्ता बलवीर वर्मा ने पंचायत और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि मोटरसाइकिल जैसे छोटे वाहन पर दर्जनों टन रेता और रोड़ी ढोने का रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया गया है और ये कोई मजाक नहीं बल्कि आरटीआई से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। भाजपा प्रवक्ता ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि HP 71 नंबर की मोटरसाइकिल पर 3.90 मैट्रिक टन यानी 39 क्विंटल रेता और एक अन्य मोटरसाइकिल पर 8.90 मैट्रिक टन रोड़ी की ढुलाई दर्ज की गई है। ये आंकड़े जियोलॉजिकल विभाग से प्राप्त आरटीआई में दर्ज है, जिसकी तिथि 4 अक्टूबर 2024 की बताई गई है। उन्होंने खुलासा किया है कि ये दोनों लेन देन एक ही दिन में दर्ज किए गए हैं और दोनों की रसीद पर 23,156 रुपए की समान राशि दर्शाई गई है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ आंकड़ों की हेराफेरी नहीं बल्कि खुलेआम सरकारी धन की लूट है, जिसमें स्थानीय प्रशासन और पंचायत की मिली भगत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे हिमाचल प्रदेश में 2.5 साल में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं, उसी उपलक्ष्य में मैं एक सिरमौर की पंचायत में, जिसमें मोटरसाइकिल पर रोड़ी रेता और गटका ढोया गया है। जैसे इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश में एक चमत्कारिक खच्चर पर करोड़ों का बिल बनाकर उस खच्चर पर रोड़ी रेता ढोया गया और करोड़ों के बिल निकाले गए। चंबा के अंदर स्कूटर पर सेब ढोए गए। स्कूटर पर ठियोग में आपने देखा होगा, स्कूटर पर करोड़ों का गफला, स्कूटर के नंबर पर बिल बनाकर करोड़ों रुपया ठियोग में जल शक्ति विभाग ने ठेकेदारों को दिए। उसी तरह मोटरसाइकिल के नंबर पर पैसे निकालकर जेसीबी का नाम देकर और नंबर मोटरसाइकिल का निकला, ऐसे पैसे गवर्नमेंट ने निकाले हैं। और तेल के टैंकर में गौ तस्करी का भी काम हुआ है, पर सरकार के ऊपर जू नहीं रिंग रही है। मैं आप सबके बीच एक बात ध्यान में लाना चाहता हूं। ग्राम पंचायत रामपुर भरमपुर है, जिसमें वहां के प्रतिनिधि ने मोटरसाइकिल नंबर है HP 616233 और उसमें हमने ये जो नंबर लिया कि ये नंबर किसके हैं, ये रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस सिरमौर से RTI के तहत ये नंबर लिए हैं और वो RTI के नंबर और की कॉपी भी हम आपको सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें HP 616233 है। इसमें मोटरसाइकिल पर ड्राइवर नेम कमल है और गाड़ी नंबर है HP 616233 3.90 मैट्रिक टन सैंड रेता इस मोटरसाइकिल पर ढोया है। रेता 3.9 मैट्रिक टन मतलब 39 क्विंटल रेता मोटरसाइकिल पर ढोया है और 2 फेरे इसके लगाए हैं जो जिसमें 8 मैट्रिक टन के करीब ये जो एम फॉर्म है और इसमें एक्स है, ये डिपार्टमेंट इंडस्ट्री जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो इश्यू किया फॉर्म, वो भी हम साथ लगा रहे हैं, फुल प्रूफ के साथ दे रहे हैं, जिसमें गाड़ी नंबर लिखा है पर वो गाड़ी नंबर मोटरसाइकिल का है। किस तरह से पंचायत में ठेकेदार, पंचायत के विभाग और पंचायत का प्रधान मिलकर किस तरह से ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल
कर रहे हैं, ये सारी बातें सरकार के ध्यान में भी लाई थी, पर सरकार के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर सभी विभागों में इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार हिमाचल प्रदेश की जनता और हिमाचल प्रदेश की जनता का जो दिया हुआ टैक्स है उसके बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। दूसरा आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, दूसरा मोटरसाइकिल नंबर है 715062। ये जो 715062 है ये भी मोटरसाइकिल का नंबर है और इसमें रोड़ी ढोई गई है और रोड़ी ढोई है 8.90 मैट्रिक टन, 89 क्विंटल किलो, मतलब 8.90 मैट्रिक टन मोटरसाइकिल पर रोड़ी ढोई है, जो गाड़ी नंबर है HP 5062। और ये जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फॉर्म एक्स दिया है, फॉर्म एक्स में ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन की है कि इसका मालिक कौन है। और रामपुर ये लिखा है कि रामपुर भरमपुर पंचायत के लिए सामान ढोया गया है। बागा पुलिस ने नौकरी और वीजा दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में एक निजी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता विशाल कोंडल निवासी दारलाघाट ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने ऑनलाइन नेवी की वैकेंसी का झांसा देकर उससे 1.10 लाख रुपए की ठगी की है। विशाल कोंडल ने बताया कि उसने एक वेबसाइट पर नेवी की भर्ती संबंधी जानकारी देखी और उसी पोर्टल पर ऑनलाइन टेस्ट दिया। टेस्ट पास करने के बाद कंपनी की ओर से उसे नोएडा स्थित कार्यालय में दस्तावेज जमा करवाने और राशि ट्रांसफर करने को कहा गया। विशाल ने सभी औपचारिकताएं पूरी की, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे वीजा रिजेक्शन का ईमेल प्राप्त हुआ। जब उसने पैसे की वापसी की मांग की तो कोई जवाब नहीं मिला। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया धोखाधड़ी की थी और कंपनी ने जानबूझकर नौकरी तथा वीजा के नाम पर झूठे सपने दिखाकर पैसे ऐंठे हैं। उधर डीएसपी दारलाघाट संदीप शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि बागा पुलिस ने आईपीसी की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगामी जांच जारी है। उन्होंने कहा कि आरोपी कंपनी की वेबसाइट और कार्यालय से जुड़ी जानकारी को खंगाला जा रहा है और जल्द ही कार्यवाही भी की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऑनलाइन नौकरी के प्रस्तावों को स्वीकार करने से पहले सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार के भुगतान से पहले कंपनी की प्रामाणिकता की जांच अवश्य करें। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश में कार्यकारिणी को लेकर उपजे विवाद पर पंजीयक सहकारी सेवाएं न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रदेश प्रधान सुरेश ठाकुर और महासचिव भूपराम वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आत्माराम शर्मा और हुकुम सिंह ठाकुर को संगठन के नाम से किसी भी गतिविधि पर तत्काल रोक लगा दी है। मामला 6 जुलाई को सुंदरनगर में कुछ स्वयंभू नेताओं द्वारा कराए गए चुनावों से जुड़ा है, जिन्हें याचिकाकर्ताओं ने असंवैधानिक और अवैध बताया है। न्यायालय ने अगली सुनवाई तक दोनों को नोटिस जारी कर जवाब देने के आदेश दिए हैं। यह फैसला संगठन के संविधान और पारदर्शिता की रक्षा की दिशा में एक बड़ी राहत माना जा रहा है। हम पिछले 2-3 बार आप लोगों से रूबरू होते हुए आपको नजर आए हैं। हमारा जो पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव थे वो 8 जुलाई 2025 को कांगड़ा में हुए, जिसमें लगभग 1400 डेलीगेट्स ने और लोगों ने भाग लिया और प्रदेश के हमारे करबट नेता आदरणीय श्री सुरेश ठाकुर को वहाँ सर्वसम्मति से प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया और मुझे महासचिव का पद दिया गया और उसके साथ हमारी लगभग 101 पदाधिकारियों की पूरे समस्त जिला से ब्लॉकों से हमारे पदाधिकारी बने और तब से ही हम कार्यशील हैं। और साथ में क्या होता है कि एक स्वयंभू नेता और एक स्वयंभू संघ, पैरेलल बॉडी जिसको आप कह सकते हैं, उसका गठन श्री आत्माराम शर्मा ने, जो पिछले 6-7 साल से इस संगठन में
सिटी के भी प्रधान थे, जिला के भी प्रधान थे और प्रदेश के भी प्रधान थे। उनका कार्यकाल 27 मार्च 2025 को पूरा हो गया था। उन्होंने 3 साल तो त्रिवार्षिक ये हमारा होता है, 3 साल का टर्म होता है, वो 6 साल में भी कुछ नहीं कर पाए, ना तो सरकार से कोई डिमांड भी नहीं मना पाए। और उनका ये इरादा था कि वो इस बार भी दोबारा से उसी कुर्सी पे आते। तो उन्होंने एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत ऐसा एक कार्यक्रम तैयार किया, क्योंकि उनको सिटी शिमला से प्राथमिक सदस्यता से ही निष्कासित कर दिया गया था और अभी तक भी वो निष्कासित ही हैं। उन्होंने उस वजह से क्या किया कि ना तो सिटी में थे कुछ, ना जिला शिमला में थे, तो उनको ये लग रहा था कि मैं तो अब इसमें भाग नहीं ले पाऊंगा। उन्होंने क्या किया कि 4 जुलाई को ठेव के किसी कस्बे में 5-10 मित्र मंडल, जो इनके साथ मित्र मंडली जो है, उनका एक संगठन तैयार करके एक जिला का एक विंग तैयार कर दिया, जिसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहेंगे, अलीगल कहेंगे, और स्वयंभू नेता उसमें उन्होंने पदाधिकारी बना दी। और जो मैंडेटरी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे और कोऑपरेटिव एक्ट का, कि जब भी कोई चुनाव होता है तो उसके लिए 10 दिन देने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उन्होंने टाइम इसलिए नहीं दिया कि सबको पता चल जाएगा, तो उन्होंने 4 तारीख को एक वीडियो के माध्यम से, जो फेसबुक में उनकी वीडियो देखी गई, उसमें नाचते हुए नजर आ रहे हैं आत्माराम शर्मा जी। उससे ये पता चलता है कि कोई गोल्टा नाम के कोई आदमी हैं, कोई पेंशनर हमारे, उनको प्रधान बना दिया रातों रात। और दूसरे तीसरे दिन जो है 6 तारीख को सुंदरनगर में जाके प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित कर दी, जो बिल्कुल अवैध है। अवैध इसलिए है क्योंकि वो ना तो प्राथमिक सदस्य थे, और उन्होंने एक एप्लीकेशन कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के कोर्ट में दी थी कि मुझे ये जो एक्सपेल्शन मेरी हुई है इसको रिवोक किया जाए, मुझे इलेक्शन में भाग लेने के लिए एलिजिबल बनाया जाए, जो कोर्ट ने अलाउ नहीं किया था। और कोर्ट की अवहेलना करते हुए उन्होंने 6 तारीख को अपनी एक जम्बू जट कार्यकारिणी गठित कर दी, जिसका हम भर्त्सना करते हैं, और जिसको हमने उसी कोर्ट में, क्योंकि 2 जजमेंट्स हमारे पास पहले थी, वो भी उनके अगेंस्ट गई थी। और जो ये 6 जुलाई का सुंदरनगर का जो इन्होंने कार्यकारिणी गठित की थी, उसके खिलाफ हमने एक याचिका 30 जुलाई को कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार की दायर की, जिसका फैसला 2 तारीख को हमारे पक्ष में आया। और ये जो संघ है हमारा 16/89 रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसके मालिक हम हैं। और ये जो स्वयंभू नेता है, जिसका हमारे सारे जो भाई है, ये बार बार मुझे निवेदन कर रहे हैं कि आत्माराम जी का नाम ही नहीं आना चाहिए, पर नाम इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि ये एक पैरेलल ग्रुप खड़ा करके कभी ये चीफ मिनिस्टर साहब को मिलने जाते हैं, कभी जनार्था जी के पास जाते हैं, और इनको 2 तारीख के बाद रिस्ट्रेन किया हुआ है उस ऑर्डर के तहत। ये ऑर्डर है, देखिए मैं आपको 9 के जितने अकाउंट स्टेट में है और जितने अकाउंट्स जिला में है और ब्लॉकों में है, इनको पूरी हिदायत है कि रिस्ट्रिक्ट के कोई 2 तारीख के बाद अगर कुछ इसकी वायलेशन होगी तो दैट विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हम उसको भी चैलेंज करेंगे कि व्हाई यू आर यूजिंग व्हेन यू हैव बीन डिस्टेंड फॉर डूइंग रॉन्ग डूइंग, तो इसका भी हम संज्ञान लेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गरीबों के लिए बनाए गए सरकारी आवासों के आवंटन में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। ढली क्षेत्र में केंद्र सरकार की आशियाना 2 योजना के तहत बने आवासों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कुछ रसूखदार और आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों द्वारा हड़पने का मामला संज्ञान में आया है। नगर निगम को मिली शिकायतों के बाद इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि एक महिला ने झूठे दस्तावेजों के आधार पर वर्ष 2020 में आवास प्राप्त किया, जबकि उसका पति वर्षों से सरकारी सेवा में कार्यरत है। नगर निगम अब इस परिवार को आवास खाली करने का नोटिस देने की तैयारी में है। ढली में 2016 से 2020 के बीच गरीब और भूमिहीन बीपीएल परिवारों के लिए बनाए गए कुल 90 से अधिक पक्के आवासों की जांच प्रारंभ कर दी गई है। इस जिम्मेदारी को प्रोजेक्ट निदेशक धीरज चंदेल को सौंपा गया है।
नगर निगम के अनुसार कई और मामलों में भी सरकारी कर्मचारियों द्वारा आवास लेने या फिर इन्हें सबलेट करने और होमस्टे चलाने जैसी शिकायतें भी सामने आई हैं। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त डॉक्टर भुवन शर्मा ने बताया कि इस मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है, जिसमें स्पष्ट गड़बड़ी पाई गई है। बाकी मामलों की गहराई से जांच की जा रही है और दोषियों पर जल्द कार्यवाही भी की जाएगी। वहीं राजीव आवास योजना के तहत कृष्णानगर में बनाए गए आवासों को लेकर भी नगर निगम ने सख्त कदम उठाया है। वर्ष 2023 में मकान ढहने के कारण आपदा प्रभावित कई परिवारों को इन आवासों में अस्थायी रूप से 6 माह के लिए रखा गया था, लेकिन 2 साल बीतने के बावजूद ये परिवार अभी तक यहीं रह रहे हैं। अब निगम ने इन्हें नोटिस जारी कर आवास खाली करने के निर्देश दिए हैं ताकि वास्तविक पात्र गरीब परिवारों को इनका लाभ मिल सके। नगर निगम की इस कार्यवाही से फर्जी तरीके से आवास कब्जाने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि गरीबों के हक को किसी भी कीमत पर मारने नहीं दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।